अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द स्ट्रेटेजिक स्क्वायर। ये आज हमारी पहली ऑफिशियल वीडियो है इंट्रो के बाद। आज हम जी डिस्कस करेंगे बहुत क्रैश कोर्स जल्दी से जो बेसिक वेस्टर्न थ्योरीज़ हैं जियोपॉलिटिक्स की। आपको मैं बताऊंगा कि उसको उन्होंने किस तरह जो है वो स्ट्रेटेजाइज़ किया, उसको यूज़ कर रहे हैं, और आज के इवेंट्स के साथ इन थ्योरीज़ का क्या ताल्लुक़ है। बेसिकली एक शॉर्ट वीडियो हम 12-15 मिनट की करेंगे ताकि आपको बेसिक थ्योरीज़, वेस्टर्न थ्योरीज़ समझा दूँ जियोपॉलिटिक्स की, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पहले कैसे होती रही है और आज कैसे हो रही है, ताकि आपको समझ आए कि ये जो इस टाइम वर्ल्ड में इवेंट्स हो रहे हैं इनके पीछे थ्योरीज़ क्या हैं और किस तरह काम करती हैं। टाइम नहीं ज़ाया करते जी। सबसे पहली थ्योरी है, अब ये रॉयल एडमिरल थे अल्फ्रेड थेयर मैहन, ये यूएस नेवल कॉलेज में, वॉर कॉलेज में पढ़ाते थे। इनकी थ्योरी के 4-5 मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कहते हैं कि जी यूरेशिया जो है, जो यूरोप और एशिया का कॉन्टिनेंट है, जो मिला के यूरेशिया बनता है, ये सेंट्रल है वर्ल्ड अफेयर्स के लिए, ठीक है ना। एक तो ये बात इन्होंने पहली पॉइंट ये किया। दूसरा ये कहते हैं सी मूवमेंट जो है वो सुपीरियर है लैंड मूवमेंट से, इसलिए सी पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंड पावर से। ये इनका दूसरा पॉइंट है। तीसरा इनका पॉइंट ये था कि जी एंग्लो अमेरिकन अलायंस, क्योंकि जब ये पढ़ा रहे थे तो उस टाइम तक ब्रिटिश नेवी अभी तक दुनिया पे राज करती थी, तो उन्होंने कहा कि जी हमें अंग्रेज़ों के साथ, ब्रिटिश के साथ मिल के जो यूरेशिया है इस पर हमने कंट्रोल रखना है। सी पावर्स ने, यूएस भी सी पावर है और ब्रिटेन भी सी पावर है, हमने मिल के इस अलायंस को, यूरेशिया को यूनाइट नहीं होने देना। अब यूरेशिया की यूनिफिकेशन जो है ये बार बार आपको समझ आएगी कि क्यों यूरेशिया को यूनाइट नहीं होने देना, और आज इसका क्या इस बात की इफेक्ट्स हैं, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा जी हमें एक ब्लू वाटर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, और जिसमें हमने जो आइलैंड्स हैं, फिलिपीन, गुआम, हवाई, पोर्टोरिको, पनामा कनाल, ये सब हमने कंट्रोल करनी है ताकि हम ब्लू वाटर नेवी बनाएं और पैसिफिक को हम कंट्रोल कर सकें। और इसको जब आप आगे ले जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये मैप आपके सामने आता है जी। जब अमेरिका ने ये मैहन की थ्योरी को स्ट्रेटजाइज़ किया तो आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने ये आइलैंड्स एक एक करके पकड़ने शुरू किए। हवाई हो गया, मिडवे आइलैंड्स, मैरिनारा आइलैंड्स, गुआम आ गया इंडियन ओशन के पास, चाइना के पास, अमेरिकन समोआ या ऑस्ट्रेलिया के पास चले गए। और ये जो आपको डार्क ब्लू नज़र आ रहा है ये कॉन्टिनेंटल वाटर्स हैं, टेरिटोरियल वाटर्स हैं अमेरिका के, यानी जो आइलैंड वो पकड़ते गए उसके आसपास जितना पानी है उन्होंने कहा जी ये हमारा टेरिटोरियल वाटर है, और ऊपर जो है उसको इस समंदर को उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया इन आइलैंड्स में बेसिस बना के, और इनको अपनी टेरिटरी डिक्लेयर करके। यूपर आप देखेंगे अलास्का, ये अलास्का बेसिकली रशिया का हिस्सा था। ये इसको कहते हैं अलास्का परचेज। 1867 में विलियम सीवर्ड एक फॉरेन सेक्रेटरी थे यूएस के, उन्होंने $7 मिलियन में ये अलास्का ख़रीदा था रशिया से। सोवियत, उस ज़माने में ज़ारिस्ट रशिया था, उनसे। तो उस वक्त इसका मजाक उड़ाया गया था, इसको कहते थे सीवर्ड्स फॉली, यानी सीवर्ड ने गलती की है बहुत बड़ी, और $7 मिलियन दे के ये आइस बॉक्स उन्होंने कहा कि जी ये बर्फ़ खाना ख़रीद लिया है, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आज इस अलास्का की वजह से एक तो अलास्का के सारे रिसोर्सेज अमेरिका के पास आ गए, और दूसरा ये है कि अमेरिका को आर्कटिक ओशन, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रहा है और उसमें रूट्स खुल रहे हैं समंदर के लिए, तो आज अमेरिका को वहाँ पे टेरिटोरियल वाटर्स मिले हुए हैं इस अलास्का की वजह से। ये जब हम आर्कटिक पे वीडियो करेंगे तो मैं इस अलास्का की इंपॉर्टेंस को मैं ज़्यादा आपको डिटेल से बताऊँगा। आगे चलते हैं। इसके बाद आए जी सर हाल्फर्ड मैकेंडर। हाल्फर्ड मैकेंडर की थ्योरी जो है वो भी यही थी कि जी सेंट्रलिटी ऑफ यूरेशिया, ये कॉमन पॉइंट है दोनों में कि जी यूरेशिया जो है वो कॉमन है। ये कहते हैं कि अब इस टाइम तक चूंकि ट्रेन्स आ गई थी, स्टीम इंजन बन गया था, तो इन्होंने कहा कि कॉन्टिनेंटल पावर्स को मैरीटाइम पावर्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, एडवांटेज हासिल है, क्योंकि ये जो है ट्रेन्स आ गई हैं तो लैंड पे सफ़र तेज़ है और सी में स्लो है, तो हमें जो है ना ये हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि अगर यूरेशिया जो है यूनाइट हो जाता है तो सी पावर्स का जो एडवांटेज है वो ख़त्म हो जाएगा और लैंड पावर्स को एडवांटेज मिल जाएगा। इनका एक बड़ा मशहूर कोट है जो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कहते हैं हु रूल्स ईस्टर्न यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड, हु रूल्स द हार्टलैंड कमांड्स वर्ल्ड आइलैंड, हु रूल्स वर्ल्ड आइलैंड कमांड्स द वर्ल्ड। ये जो कोट है ये मैं भी आपको समझाता हूँ। जो हाल्फर्ड मैकेंडर है ये मशहूर हैं, दो इन्होंने नई टर्म्स इंट्रोड्यूस कराई थी। एक मैन पावर, ये जो हम कहते हैं जी फलां मुल्क में इतनी मैन पावर है, और एक हार्टलैंड, ये हार्टलैंड थ्योरी भी इसको कहते हैं। ये मैं आगे चल के बताता हूँ आपको कि इसके क्या इसके कंटोर्स क्या क्या है, इसके क्या डेफिनेशन क्या है। अब ये देखें जी ये हार्टलैंड का मैप है। अगर आप देखें तो इसमें इंडिया को, अरेबियन पेनिनसुला को और अफ्रीका को इन्होंने इससे
बायर इन द सेंस इस तरह रखा हुआ है कि ये सारे पेनिनसुलाज हैं और सी पावर्स के कंट्रोल में है, लेकिन जो हिंटरलैंड है, जो हार्टलैंड जिसको इन्होंने लिखा हुआ है, ये प्योर सी से कंट्रोल नहीं हो सकता। ये अगर सारा हार्टलैंड इकट्ठा हो जाए यूरोप से लेके हमारे अफगानिस्तान तक और उधर इंग्लैंड तक, तो ये जो है बहुत बड़ा लैंड मास है जो नेवल पावर से कंट्रोल नहीं हो सकता। इसलिए इनकी हमेशा से ये कोशिश रही है पिछले 100 साल में, 125 साल में, कि इस हार्टलैंड को हमने डिवाइडेड रखना है, इसको कभी यूनाइट नहीं होने देना। आगे चलें। इसके बाद आए निकोलस पाइकमैन, इनकी रिमलैंड थ्योरी है, इसको भी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी बात। इन्होंने कहा कि जी हार्टलैंड के इर्द गिर्द जो है वो एक रिमलैंड है और हमें एक रिमलैंड जो है ना ये चाहिए, इसमें अपना कंट्रोल रखना है ताकि इस रिमलैंड से हम पावर प्रोजेक्ट कर सकें हार्टलैंड के अंदर। नेवल से ये नहीं हो सकेगा। इसमें अगर आपको मैं एक मिसाल याद कराऊं तो आपको याद होगा कि बड़ा बेर में हमारा एक बेस था जो यूएस इस्तेमाल करते थे, और एक U2 प्लेन था जो उड़ के गया था और सोवियत यूनियन में गिर गया था, और उस पर रशियंस ने बड़ा बुरा मनाया था कि जी आपकी तरफ से हमारे ऊपर से जासूसी हो रही है। तो हमें सीटो सेंटो पैक्ट का इसलिए हम हिस्सा बने कि हम उस रिमलैंड का हिस्सा बन गए जिसको अमेरिका ने यूज़ करके हार्टलैंड पे पावर प्रोजेक्ट की, समंदरों के और हार्टलैंड के दरमियान। ये रिमलैंड का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। ये आपको इस डायग्राम में, इस स्लाइड में नज़र आ रहा है। अब जी ये मैं आपको बिल्कुल, मैंने क्रैश कोर्स दिया है। ये 3 बेसिक वेस्टर्न जियोपॉलिटिकल थ्योरीज हैं जो सी पावर पे बेस करती हैं, और इनका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमने हार्टलैंड को यूनाइट नहीं होने देना। अगर आपको याद हो तो 70s में हमने रोल प्ले किया था हेनरी किसिंजर को, प्रेसिडेंट निक्सन को और चाइना के चेयरमैन माओ को मिलाने के लिए। वो भी अमेरिका ने इसलिए किया था कि हम जो है रशिया, कम्युनिस्ट रशिया और कम्युनिस्ट चाइना को ना मिलने दिया जाए, हार्टलैंड को डिवाइड किया जाए। आज सूरत हाल ये है कि आज हार्टलैंड यूनाइट हो रहा है। हार्टलैंड कैसे यूनाइट हो रहा है कि रशिया और चाइना इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए जो ईस्टर्न यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप में यूक्रेन में और नेटो की एक्सपेंशन को आगे लाया जा रहा है ताकि यूरोप और जो रशिया चाइना है इनको डिवाइड किया जा सके। अब मैं आपको एक दिखाता हूँ स्लाइड, एक मैप दिखाता हूँ। ये देखें जी, इसको कहते हैं द नॉर्दर्न रूट। चाइना से ट्रेन्स चल रही हैं कार्गो लेके, और वो 17 दिन में पहुंच जाती हैं जर्मनी की हैनोवर की पोर्ट पे। ये स्पेन भी जा रही हैं और लंदन तक ये पहुंच रही है यूरो टनल के थ्रू, इंग्लिश टनल के थ्रू। ये रूट जो है, ये नॉर्दर्न रूट यूक्रेन की जंग की वजह से इस वक्त बंद है। अब आपको समझ आया कि हार्टलैंड को कैसे डिवाइड किया जाए ताकि ये लैंड रूट जो है ये डिसरप्ट रहे। चाइनीज़ ने इसका अल्टरनेट किया, उसको ये कहते हैं मिडल रूट। उसमें ये कजाकिस्तान से कैस्पियन सी को क्रॉस करके जॉर्जिया, अजरबैजान, टर्की और टर्की से यूरोप जा रहे हैं। लेकिन चूंकि कैस्पियन की पोर्ट्स छोटी हैं, उन पे इतनी कैपेसिटी नहीं है इतना बड़ा कार्गो मूव करने की, तो वहाँ पे डिलेज आ रहे हैं। तीसरा जो कॉरिडोर है ये बेसिकली आता है, उसको कहते हैं सदर्न कॉरिडोर। ये ईरान के थ्रू आता है। ये आता है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान, ईरान और आगे जो है टर्की और यूरोप। अब आप देखेंगे कि जी ईरान में भी जंग शुरू हो गई अचानक, तो ये जो सदर्न कॉरिडोर है ये भी अचानक बंद हो गया। फिर इस सदर्न कॉरिडोर के 3 प्रॉन्ग्स हैं, 3 सब कॉरिडोर्स हैं। एक हमारा सी पैक है जो पाकिस्तान से गुजरता है और अरेबियन सी में जाता है। एक जो अभी जिस पे चाइनीज़ काम कर रहे हैं वो वाखान कॉरिडोर से गुजरता है अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से ईरान जाता है। ये दोनों भी आप देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ये भी बंद है। एक खुला था जो ये मैंने आपको पहले सदर्न कॉरिडोर बताया, वो आज जंग की वजह से बंद है। तो इस सारी बात का मकसद ये है कि अगर आप उस थ्योरी को ज़हन में लाएं, हार्टलैंड को यूनाइट ना होने देना, सी पावर्स की सुप्रीमेसी रखना, और फिर जब आप इन वॉर्स को देखते हैं तो आपको समझ आना शुरू हो जाता है कि वॉर्स का मकसद क्या है। अच्छा, इसके अल्टरनेट वो दे रहे हैं रूट्स, जैसे IMEC है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC कहते हैं इसको, जो I2U2 इसराइल, इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और USA का कॉन्सेप्ट है, बोर्ड है, उसमें से निकलता है IMEC। अब ये अल्टरनेट रूट्स दे रहे हैं चाइना के रूट को कि जी हम समंदर और लैंड को इस्तेमाल करते हुए, चाइनीज़ रूट्स को बाईपास करते हुए हम ये ट्रेड इंडिया की, चाइना की जगह इंडिया को हम प्राइमेसी देके, इंडिया को डेवलप करके उनके गुड्स को हम ले जाएंगे ताकि चाइना को हम रोक सकें। इस पर आगे जाके मैं जो ये I2U2 है इस पर हम अलग से वीडियो भी करेंगे। आज का सिर्फ आपको समझाने की ये बेसिक आपको ये थ्योरीज के कॉन्सेप्ट देने थे, ये मैप्स आपको समझाने थे, और ये कॉरिडोर्स की इंपॉर्टेंस समझानी थी कि ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो बेसिकली यूरेशियन लैंड मास को कनेक्ट करता है, इसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। तो जब हम कहते हैं कि जी ये जंग ईरान की ये बगैर वजह हो गई, इसराइल के लिए हो रही है, US ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई पर्सनल रीज़न है जिसकी वजह से हो रही है, ऐसा नहीं है। ये भी होगा सरफेस पे,
लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं किसी भी मुल्क की, जो यूएस इस्टेब्लिशमेंट है, वेस्टर्न इस्टेब्लिशमेंट है, इसराइली इस्टेब्लिशमेंट है, वो ये बड़े जियो पोलिटिकल गेम्स भी देख रही होती हैं और ये अपने छोटे इलेक्टोरल इलेक्शंस के कोई इन्फ्लुएंस करना और ये छोटे छोटे चीज़ें तो अपने जेहन में रखती हैं। छोटे अपने इलेक्शंस, अपने इम्पोर्टेंट छोटे मोटे फाइनेंशियल बेनिफिट्स को देखते थे हैं, लेकिन ये हमेशा उस बड़ी जियो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के अंदर ही अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको समझाया जाए कि मैक्रो लेवल पे स्ट्रेटजीज हैं क्या और उनकी इंप्लीमेंटेशन आज हम कैसे देख रहे हैं। इसको यहाँ पर हम रोकते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शटर बेल्ट्स का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि शटर बेल्ट्स क्या है और कौन कौन से शटर बेल्ट्स दुनिया में इस वक्त हैं जो एक्टिव हैं, और हम क्या उस किसी शटर बेल्ट का हिस्सा हैं या नहीं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।